हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलिफाइड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आई विश आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे और आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोग अचीव करें। आज की सीरीज़ में हम फटाफट से बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इसेंशियल्स की जो जनवरी फर्स्ट के दिन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। और इसेंशियल न्यूज़ ये हम कहाँ से कवर करते हैं, देखिए ये जो ओवरऑल जो न्यूज़ आती है पूरे दिन भर में, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो, चाहे वो किसी एडिटोरियल में आया हो या कुछ चेंजेस आए हो कहीं पे, या कोई नया लॉ आया हो, कुछ चीज़ नई लॉन्च हुई हो, वो सारी चीज़ हम छोटा छोटा करके उसको कलेक्ट करते हैं और एज ए MCQ तुरंत करंट अफेयर जिसे हम कहें उसके फॉर्म में आपके सामने पेश करते हैं। तो आज का थोड़ा वीडियो छोटा है, लास्ट तक देखिएगा, स्पीड फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको आवाज़ मेरी ज़्यादा स्लो लग रही है। तो एम्स अभी एक नया एम्स फाउंड हुआ है, तो ये हम देखेंगे कि कितने एम्स टोटल इंडिया में है। स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में जान लेंगे। FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में भी जान लेंगे क्या है, इस पर भी न्यूज़ आई थी। अभी FATF ने इंडिया को कहा कि उनको अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की जो पॉलिसीज़ हैं वो और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। और कर्नल नरेंद्र कुमार जी का भी देहांत हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। एंड आप ये जैसा पोस्ट देख सकते हैं, इसमें इंडियन माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन जो 1965 में हुआ था, ये इसके पार्ट थे। ये सियाचिन में प्लेस थे। कर्नल बुल कुमार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, बिकॉज ये एज ए हीरो सियाचिन वॉर में ये एज ए हीरो थे। एंड ऑपरेशन मेघदूत के ये ऑपरेटर थे, और उस समय जो लॉन्च हुआ था ऑपरेशन मेघदूत, इसके ऑपरेशनल इन्हीं के पास था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, याद रखिएगा। बुल के नाम से इन्हें जाना जाता था, जाना जाता है, सॉरी, हमेशा जाना जाएगा भी। चाइना ने एक कंप्लीट करी है एक रेलवे लाइन तिब्बत में, उसके बारे में देखेंगे कहाँ पे लोकेशन, थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड दो तीन चीज़ें और देख लेंगे यहाँ पे। FEMA क्या होता है, देखिए इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। जिसको पता है इसकी फुल फॉर्म एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, एम्स अभी जो लेटेस्ट बना है वो राजकोट गुजरात में बना है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे से, छोटे एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम है SSC टाइप के, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 15 अभी तक थे, अब एक और ऐड हो गया है, +1 हो गया है, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए हैं एम्स टोटल। अब ये जो एम्स हैं, जैसे एम्स मदुरई, एम्स आसाम, एम्स बिलासपुर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये फ्यूचर में बनेंगे, तो ये भी बनेंगे, ऐड होते रहेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए अभी कि एम्स गुजरात एक अभी रिसेंटली बना है, ये मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, तो थोड़ा न्यूज़ में ज़्यादा है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें, इस पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में पारित हुआ था, उसका मेन मकसद क्या था, उसका मेन मकसद ये था कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन के इरिस्पेक्टिव, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और जुइस आपस में शादी कर सकते हैं इस मैरिज एक्ट के तहत। इंटर रिलीजियस मैरिज हम जिसे कहें, इंटर रिलीजियस मैरिज, वो इसके तहत हो सकती है। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा, एक तो जो इतना पूरा इंडिया के अंदर होगा, साथ में जो वो लोग जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं, ठीक है, विदेश में रह रहे हैं, उन पे भी, लेकिन इंडियन नेशनल होने चाहिए। वो जो विदेश में रह रहे हैं इंडियन नेशनल, उनके ऊपर भी ये लागू होगा। तो इस तहत इस नियम के तहत कुछ प्रोविज़न लेके आए थे, जैसे कि टू प्रोवाइड ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज इन सर्टेन केसेस आया था, एंड टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मैरिजेस एंड प्रोवाइड टू डाइवोर्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई थी। जो पुराना एक्ट था, ओल्ड एक्ट 1872 का, वो रिप्लेस किया था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ने। नेक्स्ट बात करते हैं FATF के बारे में। FATF सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि इनिशिएट किया था G7 कंट्रीज़ ने। कब किया था, 1989 में। तो आपको ये ईयर याद होना चाहिए। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका हमें बारे में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे कि FATF हो गई, G7 कंट्रीज़ हो गई, यूरोपियन यूनियन हो गई, यूनेस्को हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इनके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कब फॉर्म हुई थी, किसने की थी, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनिशिएट की गई थी G7 कंट्रीज़ के द्वारा। और G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, अच्छा पहले उन्हीं को देख लेते हैं। G7 कंट्रीज़ के अंदर आता है जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली एंड जापान। इसमें अपना प्यारा भारत नहीं आता है, प्यारा भारत आता है G20 कंट्रीज़ में, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसमें यहाँ तक कि चाइना भी नहीं आता है G7 कंट्रीज में। तो ये मेजर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उस समय, उन्होंने ये फाउंड किया था FATF। और ये काम था कि कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैक्ट कर सके, यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके।
2001 में इसको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया पॉलिसीज़ में, और ये भी इंक्लूड कर दिया गया कि जो कंट्री टेररिज्म को फाइनेंस करेगी, यानी टेररिज्म को बढ़ावा देगी, उसको पैसे देगी, उसको भी रोका जाए। वो भी पॉलिसी के अंदर आ गया, उससे भी लड़ा जाए। उसके बाद 2000 में ही क्या हुआ कि एक जब ये टेररिज्म वाली चीज़ इंक्लूड करी गई तो एफएटीएफ ने अपनी दो लिस्ट बनाई, एक को वो ब्लैक लिस्ट कहते हैं, एक को ग्रे लिस्ट कहते हैं। देखिए, ब्लैक लिस्ट होती है बिल्कुल खतरनाक, जिसे हम कहें, मीन्स यहाँ पे सारे के सारे रोक टोक लगाई जाएगी उस कंट्री के ऊपर, सारे के सारे बैन्स लगा दिए जाएंगे, मैक्सिमम जो हो सकता है वो किसी के साथ डील ना कर सके, ऐसा कुछ लगाया जाएगा। तो करंटली आज की डेट में फेब 2000 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार सिर्फ दो कंट्री, एक तो नॉर्थ कोरिया एंड एक ईरान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, ये दो कंट्री हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं। बाकी कोई कंट्री ब्लैक लिस्टेड नहीं है। ग्रे लिस्ट में कंट्रीज आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया, फिर गया, फिर आया, तो अभी वो चीज़ चल रही है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आने का मतलब, ग्रे लिस्ट में आने पे मॉनिटरिंग करी जाती है, मींस एफएटीएफ ये कहता है कि आप लोगों के ऊपर नज़र है क्योंकि आप लोग टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं या आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आप लोग सुधर जाएंगे तो लिस्ट से हटा दिए जाएंगे, वरना आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जा सकता है। तो ये चीज़ होती है एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट। ध्यान रखिएगा, एफएटीएफ एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि रेगुलेटरी और लेजिस्लेटिव नेशनल्स में ऐसे रिफॉर्म्स लेके आती है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जा सके। इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखनी है। G7 कंट्रीज़ के बारे में हमने देख लिया। G8 कंट्री बहुत सिंपल है। G7 आप याद रख लीजिए, जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। एंड G8 में एक बस रशिया भी आ जाता है। G20 में तो काफ़ी सारी हैं। प्यारा भारत हमारा G20 कंट्रीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट न्यूज़, जो चाइना ने अभी एक ट्रैक बनाया है, रेलवे लाइन बनाई है, वो एक्चुअली न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि वो नियर बाई है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नियर बाई कौन सा वाला एरिया है, अभी मैप में इसको हम देखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि कहाँ से कहाँ बनी है। तो जो तिब्बत की दो सिटी हैं, लासा और नियंगची, वो तिब्बत में सिटी है, वहाँ पे ट्रैक लाइन या रेलवे जो लिंक लाइन है इसको बिछाया गया है। और नियंगची को लिंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी लासा और लिंजी, इन दोनों के बीच में लाइन बिछाई गई है। और जो लिंजी है यानी नियंगची है, वो अरुणाचल प्रदेश के पास में है। ये आप इससे कंफ्यूज मत होइए, लिंगची लिंगची जो मैं ये कह रहा हूँ। बस आप ये ध्यान रखिए, लासा और नियंगची, इन दोनों के बीच में रेल लाइन बिछाई गई है जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास में। अब आप बॉर्डर में देखिए, ये रहा लासा, ये रहा नियंगची, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये काफ़ी पास है, इसीलिए ये मेजर कंसर्न हो सकता है और न्यूज़ में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये लोकेशन भी इम्पोर्टेंट बन जाती है इसी वजह से, ये रेलवे लाइन की वजह से। अच्छा, यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे मैं एक पेन का कलर चेंज करूँ। हाँ, यहाँ पे एक लाइन है जो कि अरुणाचल प्रदेश और जो ये तिब्बत वाला एरिया है इसको अलग करती है। उस लाइन का नेम क्या है? अच्छा, उस लाइन का नेम हम जान लेते हैं। ये रही वो लाइन, मैकमोहन लाइन कहते हैं उसे, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के एरिया को अलग करती है। अब यहाँ पे कुछ है, नियंगची यहाँ पे है और लासा कुछ यहाँ है, तो ये काफ़ी पास है। तो मैकमोहन लाइन आपको ध्यान रखनी है, इंडिया एंड तिब्बत के बीच में है। तिब्बत कहें या क्लेम्ड बाय चाइना एरिया हम उसे कह सकते हैं, तो उसके बीच में है मैकमोहन लाइन। FEMA जो मैंने आपको पूछा था, FEMA की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA। इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी अमेजन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर कुछ ऐसी बात हुई कि उन्होंने FEMA के रूल्स एंड जो हमारे फॉरेन के रूल होते हैं, यानी फॉरेन जो कंट्रीज से हमारे रिलेशन होते हैं, FDI के रूल कह सकते हैं आप उन्हें, और CAIT, दैट इज़ द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स, उसके तहत कुछ वायलेट किए हैं, रूल्स किए हैं। तो इसलिए वो न्यूज़ में आया है। पेन कहाँ चला जाता है? हाँ, तो FEMA के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये है, 1999 में ये आया था।
पार्लियामेंट के द्वारा। और इसका मेन काम ये था कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, मींस फॉरेन से आने वाला जो पैसा है या एक्सटर्नल ट्रेड जो करता है इंडिया, पेमेंट करना हो चाहे कोई प्रोडक्ट जाना हो, कोई भी फॉरेन की कंट्री जब इंडिया में आ रही है तो आप उसे एज ए फॉरेन एक्सचेंज मान लीजिए, उसको मेंटेन करना, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाना, रूल बनाना, लॉ बनाना, रेगुलेट करना कि ज़्यादा चीज़ें हाथ से बाहर ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी इस एक्ट के अंदर, इसीलिए ये एक्ट लाया गया था। अब ये एक्ट पास हुआ था विंटर सीजन में पार्लियामेंट के 1999 में। अच्छा, विंटर सीजन से एक चीज़ और होती है, 3 सीज़न होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। 3 सीज़न होते हैं, एक तो होता है विंटर सीजन, एक होता है मॉनसून सीजन और एक होता है बजट सीजन। अगर अभी की बात करूं तो अभी जस्ट विंटर सीजन ख़त्म ही हुआ है, क्योंकि टाइम ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो होता है नवंबर से दिसंबर के टाइम पे। मॉनसून सीजन होता है बीच में, यानी जून जुलाई वाले टाइम पे। एंड बजट सीजन होता है जनवरी से फेब मार्च के टाइम पे, यानी अब बजट सीजन आने का टाइम हो गया है। तो 3 सीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के, ये आप याद रखिए, विंटर, मॉनसून एंड बजट सीजन। स्टार्टिंग से अगर बोले तो जनवरी फरवरी में बजट, मॉनसून एंड विंटर, डब्लू लास्ट में आता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि सर्दियों में ही विंटर सीजन होता है। ठीक, ये चीज़ सॉरी। तो ये बात थी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हु हैज़ गिवन एशियाज फर्स्ट नोबेल प्राइज? लिटरेचर में एशिया का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? आपके पास 5 सेकंड है, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, या आपको अगर पता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था एशिया का पहला लिटरेचर। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि, जो उनकी काफ़ी फेमस नॉवल है, उसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए मिला था। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारा नेशनल एंथम तो लिखा था, साथ में एक अदर कंट्री का नेशनल एंथम भी लिखा था। तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि किस कंट्री का लिखा था। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, कोई नहीं, आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे भी। बांग्लादेश का भी लिखा था, बांग्लादेश का भी लिखा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बता देता हूँ गीतांजलि का। 1913 में, 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। तो ये आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही लिखा था। और इनको एशिया का पहला नोबेल प्राइज़, एशिया का, बहुत बड़ी बात हो जाती है लिटरेचर में, ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे जो क्विज़ है वो हम लाते रहते हैं, मींस क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं, तो वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि और स्टैटिक वीडियो अगर आपको कोई चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।